अभी जिस पॉइंट पे हम डिस्कशन का स्टार्ट करेंगे वो है कोलिजन। ये एमडीकैट का एक बहुत ही उसके सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। तो इसमें हमें थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। बेसिकली कोलिजन जो है ये उस वक्त दो पार्टिकल्स की या सेट ऑफ पार्टिकल्स की, ठीक है, इसमें हम सेट ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं या टू बॉडीज़ की भी हम कह सकते हैं। वो ज़ाहिर है जो कोर्स में डिस्कस हुआ है वो टू बॉडीज़ की कोलिजन है। और ये जो कोलिजन है इसको हम कोलिजन का नाम तक कब देते हैं, जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के क्लोज़र कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। और वो किसी ऐसे सिचुएशन में, लेट्स से मैं थोड़ा सा यहाँ पर उसकी एक फिगर रफली एक ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, आई कॉल इट एज ए, दिस इज़ बी। और ये इस तरह से एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और ज़ाहिर है थोड़े फ्यूचर में ये क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये बॉडी यहाँ पर बी कंसिडर मैं कर रहा हूँ, ये ए में कंसिडर कर रहा हूँ, ये ए जो है ये बी की तरफ अप्रोच कर रही है, ये बी बॉडी जो है ये रेस्ट में है, तभी आपके पास कोलिजन पॉसिबल है, ठीक है। तीसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ये एक बॉडी दूसरी बॉडी की तरफ अप्रोच कर रही है, लेकिन वो जो अप्रोच है वो इस तरह से है कि ये इधर अप्रोच कर रही है और ये इधर अप्रोच कर रही है, और यहाँ पर कोई ऐसा इंटरेक्शन पॉइंट हो सकता है कि ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करें। और एक नॉर्मल जो सिचुएशन है वो ये भी हो सकती है कि अगर आप लेट्स से प्रोटॉन को कंसिडर करें, ये अप्रोच कर रहा है और ये किसी ऐसे इन्वायरमेंट में चला गया है जहाँ पर कोई न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस की फील्ड की वजह से या जो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन अगर शो कर दे, चाहे वो इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, बट इन एनी केस अगर ये इंटरेक्शन करेगा तो ऑटोमेटिकली ये उस न्यूक्लियस के फील्ड को भी अफेक्ट करेगा। और न्यूक्लियस जो है वो इस पार्टिकल के भी मोशन को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो जाहिर है जब इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा सो दैट विल बी द टोटल इफेक्ट, और यहाँ पर फिर हम इनकी फाइनल वेलोसिटीज़ या फाइनल इफेक्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि कोलिजन्स जो हैं हमारे पास पॉसिबल कौन कौन सी हैं। एक हमारे पास होती है इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। दूसरी उसके कंपैरिजन में आपके पास आती है इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और तीसरी जो हमारे पास आती है वो एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होती है। और यहाँ पर जो मेन पॉइंट है जो हम अपने टेक्स्ट में ही भी जिक्र करते हैं, तो ये भी हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कंसिडर करते हैं। तो अब अगर हम इन थोड़ा सा इनको करेक्टराइज करें तो हमें पता चल जाएगा कि इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। उसमें अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टिक कोलिजन की तरफ आएँ, सो किनेटिक एनर्जी का लॉस आपके पास नहीं होता, सो नो किनेटिक एनर्जी इज़ लॉस्ट, ठीक है। जहाँ तक मोमेंटम की बात है तो वो आपके पास कंजर्व्ड रहेगा। लेट्स से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है दैट विल बी एप्लीकेबल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो भी आपके पास कंडीशन है कि वो भी कंजर्व रहेगी, उसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है दैट यू गेट सम एनर्जी आउट ऑफ नथिंग एनर्जी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जब हम इनइलास्टिक कोलिजन की तरफ आते हैं और इनइलास्टिक कोलिजन में ये पॉइंट देखते हैं तो उसमें किनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट नॉट कंजर्व्ड। यहाँ पर अब मेन डिफरेंस आ जाता है, किनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड।
जहाँ तक मोमेंटम का ताल्लुक है, यहाँ पर मोमेंटम की कंजर्वेशन भी होगी, हमारे पास एनर्जी की भी कंजर्वेशन होगी। ठीक है। सो अब इन दोनों में तो पर जो मेन डिफरेंस है ना, वो तो हमें पता चल गया है, और वो क्या है? दैट इज दिस थिंग, ये किनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है। नो किनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, तो इसका मतलब यह है कि इलास्टिक कोलिजन में ये कंजर्व रहती है। ठीक है। अब अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो जाहिर है पोटेंशियल एनर्जी का हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सो इसमें हम थ्रू आउट किनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, और किनेटिक एनर्जी अगर इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं है, तो इसका मतलब यह है दैट सम काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट जो है, ठीक है, या हीटिंग इफेक्ट, लेट्स से डेंट्स, ब्रेकिंग, ये चीज़ें हमें मिलेंगी इन इलास्टिक कोलिजन में। दूसरी तरफ जब अब इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, तो इलास्टिक कोलिजन में जब आपके पास ये सिचुएशन नहीं है कि आपकी किनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो जाहिर है जब किनेटिक एनर्जी में नहीं चेंज आ रहा, तो साउंड और हीट पर लिमिट लग गई। यहाँ पर आपने कहा कि यस, ये आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने ये कहा कि नहीं, ये नहीं मिलने वाले। मतलब साउंड और हीट आप, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास तो जितनी भी कोलिशंस होती हैं उनमें हमें कुछ ना कुछ हद तक साउंड और हीट तो मिलता है। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकली आपके पास कोई ऐसी कंसिड्रेशन हो ही नहीं सकती जिसको आप 100% इलास्टिक कोलिजन कंसिडर कर लें। ठीक है। लेकिन अब हम कंसिडर करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन। आप कमरे में बैठे हुए हैं, कमरे में हवा है, फ़ैन ऑफ है, आपको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। पार्टिकल्स जो हैं, जैसे कि आपने जूनियर क्लासेस में ब्राउनियन मोशन का जिक्र सुना हुआ है, तो पार्टिकल्स मोशन एक दूसरे के साथ कोलिशन कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। किनेटिक एनर्जी, किनेटिक थ्योरी जो है वो हमने गैसेस की ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो जाहिर है उसके थ्रू हमें पता है कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब ये जो सिचुएशन है इन पार्टिकल्स की, और जाहिर है ये जो रैंडम मोशन है, ये एक तरह की कोलिजन हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये कोलिजन हमें अगर नहीं दिखाई दे रही, तो उस वक़्त हम ऐसी कोलिजन को क्या कंसिडर कर सकते हैं? इलास्टिक कोलिजन कंसिडर कर सकते हैं। या फिर हम थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन कर लेते हैं कि वहाँ उन सिचुएशंस को जिसमें बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट आपको साउंडिंग इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट हीटिंग इफेक्ट मिल रहा है, तो उसको हम प्रैक्टिकली कंसिडर कर सकते हैं कि ये आप इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन में डाल लें। जो बुक में हम नॉर्मली स्टडी करते रहते हैं वो बिलियर्ड बॉल्स की मोशन है, ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि बिलियर्ड बॉल्स की जो मोशन है वो आपके पास इस कैटेगरी में अगर आएगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपको साउंडिंग और हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। तो ये जो बिलियर्ड बॉल्स की एग्जांपल यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, ये भी इसी तरह से है कि साउंडिंग इफेक्ट आपको ज़रूर मिलेगा। और इसी वजह से जब भी आप इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन को स्टडी करेंगे, तो वो या परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की, तो उस पे आपको कुछ दो एक चीज़ों पर एक तरह से आंखें बंद करनी पड़ेंगी। ठीक है। और वो ये पॉइंट्स हैं जिसका मैंने यहाँ पर कहा है कि माइन्यूट, मतलब लीस्ट पॉसिबल आपके पास साउंडिंग इफेक्ट हो, हीटिंग इफेक्ट हो, डेंटिंग वगैरह हो। ठीक है। तो अगर डेंट्स वगैरह नहीं पड़ रहे तो ऑटोमेटिकली आप उसको एक तरह से कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये उसको आप 100% इलास्टिक कोलिजन कंसिडर नहीं कर सकते। तीसरी जो सिचुएशन हमारे पास आती है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो उसमें यह हो जाता है कि आफ्टर कोलिजन जाहिर है उसमें ये वाली कंडीशन तो आपके पास अवेलेबल होती है कि किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, लेकिन उसमें यह हो जाता है कि आफ्टर कोलिजन द बॉडीज
स्टिक, ठीक है, टू वन अनदर। तो ये आप एक परफेक्टली इन इलास्टिक कंडीशन को देख सकते हैं कि दोनों जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है जुड़ गए हैं और वो एक कॉमन वेलोसिटी से क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। इसमें अगर आप इनकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को देखेंगे, सो यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन के केस में आपको कंजर्वेशन की, मोमेंटम के कंजर्वेशन की, एनर्जी की कंजर्वेशन की, किनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन वो लग हो सकती है। इसमें यहाँ पर किनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन जो है वो हमने यहाँ पर कहा है कि ये नहीं हो सकती इनइलास्टिक कंडीशन में। और परफेक्टली इनइलास्टिक कंडीशन में भी फिर वही इलास्टिक कंडीशन की ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, लेकिन सिचुएशन ये होगी कि आफ्टर द कोलिजन द बॉडीज विल स्टिक टुगेदर एंड दे विल मूव विद द कॉमन वेलोसिटी। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो किसके बारे में है, वो है ऑब्लिक कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन। तो अगर इसको हम फिगर से समझना चाहें, ठीक है, सो हेड ऑन कोलिजन में आपके पास जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा, ठीक है, द सेंटर ऑफ टू कोलाइडिंग मैसेज। और दूसरे केस में आपके पास जो कंडीशन हो सकती है 0 डिग्री है, ठीक है, लेकिन अब ये सिचुएशन जो है ये इस तरह भी हो सकती है कि इसमें आप 180 की डिग्री भी डाल सकते हैं, दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू वन अनदर, दैट वो 180 डिग्री। और 0 डिग्री जो है ये उस वक्त आप लेंगे जब ये बॉडीज एक दूसरे को चेज कर रही होंगी, लेट्स से ए इज चेजिंग बी। इसी तरह से जो हेड ऑन कोलिजन की जो हमने यहाँ पर एग्जांपल दी है, अगर इसको आप इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, सो मिसाल के तौर पर ये अगर इसका सेंटर है और ये भी सेंटर है तो ये बिल्कुल एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन हो सकती है कि दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में जा रहे हों, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए अगर मैं यहाँ पर m1 लेता हूँ, यहाँ पर m2 लेता हूँ, तो m1 की जो स्पीड है v1 वो v2 के मुकाबले में ज़्यादा होनी चाहिए। अपोजिट केस के लिए चाहे कम हो, बराबर हो, ना हो बराबर, वहाँ पर कोलिजन होगी। ऑब्लिक के केस में आपके पास कोई एंगल दूसरा बनेगा, ठीक है, थीटा जो है वो ना तो आपके पास 0 डिग्री होगा और ना ही 180 डिग्री होगा। अब ऐसी सिचुएशन आपके पास हो सकती है जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कंडीशन आपको बताई थी, दिस वन, ठीक है। सो ये वाली जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर कि बॉडी जो है दैट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, और ये बॉडी जो है ये इस तरफ जा रही है, तो आप आसानी से इसको ऑब्लिक कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप कोर्स में हम इलास्टिक कोलिजन के इन वन डायमेंशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशन को समझते हैं, और वो क्या है, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच is equal to relative speed of recession। आप इसको रिसेशन भी कह सकते हैं, सेपरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये हमें पता होनी चाहिए हैं। अब ये रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच जो है ज़ाहिर है ये कोलिजन से पहले होगी, और ज़ाहिर है ये भी हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही हों जैसे कि इस कंडीशन में है, या मिसाल के तौर पर ये m1 जो है ये m2 की तरफ अप्रोच कर रही है, ठीक है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड लेता हूँ और यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड लेता हूँ, तो इस वक्त चूँकि रिलेटिव वेलोसिटी में ऑलरेडी या स्पीड में हमने ऑलरेडी एक्सप्रेशन पढ़ी थी कि जब दोनों की डायरेक्शन बराबर होगी, एक होगी, तो उस वक्त इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हमें सब्ट्रैक्शन से मिलेगी। So 30 minus 10, this will be the 20 meter per second relative speed
बिफोर कोलिजन। जैसे ही ये टकराएगी ये 30 मीटर पर सेकंड इस बॉडी की हो जाएगी और ये M1 M2 की, और M1 की जो है वो आपके पास आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। और अगेन अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिज़ल्ट वही मिलेगा। सो इस वजह से ये हमें पता होना चाहिए है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और रिलेटिव स्पीड ऑफ रिसेशन ये हमारे पास बराबर होते हैं। और ये जो कंडीशन है ये बहुत ही प्रोमिनेंटली किस चीज़ को डिवाइस करती है? इलास्टिक कोलिजन को। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, ठीक है, अब ये तो हो नहीं सकता कि हम ये कहना शुरू कर दें कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच जो है वो रिलेटिव स्पीड ऑफ रिसेशन से कम है, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन अब ये ज़्यादा हो सकती है, मतलब रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर हम इसको इस तरह लिख दें कि v अप्रोच हमारे पास इक्वल है v रिसेशन के, ये इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन हो गई। और अगर आपके पास इनइलास्टिक है तो उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा? दैट v अप्रोच इज ग्रेटर देन v रिसेशन। क्योंकि जाहिर है हम जब इस चीज़ पर आ गए हैं कि ये उससे ज़्यादा है अप्रोच वाली स्पीड, सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी वाला पोर्शन है वो कुछ लॉस हो गया है साउंड में, हीट में, ठीक है, ब्रेकिंग में। सो ये चीज़ें हमें पता यहाँ पर होनी चाहिए हैं कि इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या सिचुएशन होगी, रिलेटिव स्पीड और बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो ज़ाहिर है हमें ये MCQs वगैरह के भी इनके जवाबात आने चाहिए। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन के जो इक्वेशंस आप देखते हैं, मतलब बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, सो जब बिफोर द आफ्टर कोलिजन की आप बात करते हैं तो उसमें लेट्स से M1 बॉडी है, उसकी वेलोसिटी है v1, ठीक है, दैट इज़ लेट्स से बिफोर द कोलिजन, ठीक है। और ये v1 पर बन जाएगी v1 प्राइम। सो ये बिफोर कोलिजन मैंने यहाँ पर लिख दिया है BC, ठीक है, और आफ्टर कोलिजन मैंने लिख दिया है AC के लिए। यही सिचुएशन अगर मैं M2 के लिए करता हूँ तो M2 जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन v2 आप कंसिडर कर लेंगे और यहाँ पर बार आएगा, और इधर जो है वो आपके पास हो जाएगी v2 प्राइम। एंड अगेन द सेम इज़ दैट दिस इज़ बिफोर द कोलिजन एंड इट इज़ आफ्टर कोलिजन। अब अगर हमें इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी हो मुख्तलिफ सिचुएशंस में, तो वो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं और उनको फिर कुछ स्पेसिफिक केसेस में वो वैल्यूज़ पुट करके रिज़ल्ट निकाला जा सकता है, जिसमें v1 प्राइम की वैल्यू जो है वो इस तरह से हमारे पास आ रही है M1 माइनस 2 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 और v2। और थोड़ा सा अगर आप माइंड यूज़ करें तो आप आराम से इनको याद भी कर सकते हैं, इसमें इतनी डिफ़िकल्टी आपको नहीं फ़ील होगी। मैं आपको सामने यहाँ पर रखता हूँ और याद करने का तरीका भी बताता हूँ। सो v2 प्राइम आपके पास हो जाएगा 2m2। आप ज़रा गौर करें दैट व्हाट इज़ हैपनिंग विद द इक्वेशन। जो टर्म v1 के केस में सेकंड थी वो हमने यहाँ पर क्या कर दी है, फर्स्ट कर दी है, लेकिन दिस इज़ मल्टीप्लाइड विद v1, ठीक है। और इसी तरह जो दूसरी टर्म थी दैट इज़ M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये v2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आराम से इसको याद करने का तरीका आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं
ये शिफ्ट हो रही हैं V1 और V1 प्राइम और V2 प्राइम के लिए। अब अगर इनके मुख्तलिफ केसेस को आप देखते हैं, ठीक है, तो उन केसेस में फ़र्स्ट केस अगर हम यहाँ पर पिक करते हैं, और फर्स्ट केस में जो स्पेशल केसेस को अगर आप देखें, तो स्पेशल केसेस में अगर हम आइडेंटिकल मैसेस की बात करें जिसमें M1 और M2 बराबर हों, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हों, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये वाली टर्म्स जो हैं, थोड़ा बहुत अगर आपको ये इक्वेशंस याद हैं तो आपको पता चल सकता है कि ये वाली टर्म्स जो हैं यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों में, ठीक है। और जब ये दोनों बराबर हैं तो इनकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, एक सिंगल m लगा सकता हूँ, तो ये वाली टर्म जो है ये 2m हो जाएगी, ये भी m प्लस m 2m हो जाएगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। V1 प्राइम का रिज़ल्ट आएगा ओनली V2, और इसके साथ भी यही होगा, 2m का रिज़ल्ट आएगा 2m। सो यहाँ पर भी आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा V2 प्राइम। सो इस तरह से यहाँ से जो कंक्लूजन आपके पास बनता है वो ये बनता है that V1 prime is equal to V2 and V2 prime is equal to V1. So in other words, they have interchanged the velocities after the collision. इसी तरह जब दूसरे कंडीशन पर हम आते हैं, तो दूसरी कंडीशन में हम समझते हैं कि अगर M1 को M2 के बराबर लिया जाए, ठीक है, और ज़ाहिर है अगेन आई कैन गो विद दिस के इन दोनों की जगह मैं M लगा दूं और साथ में एक और भी कंडीशन लगा दूं। देखें ये वाली जो कंडीशन थी इसमें M1 और M2 बराबर थे और दोनों बॉडीज़ मूव कर रही थी, लेकिन अगर इसमें हम ये कंडीशन लगा दें साथ में कि V2 जो है वो ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि एक मूविंग बॉडी M1 अप्रोच कर रही है एक स्टैटिक बॉडी की तरफ। सो ऐसी सिचुएशन में अगर आप उस इन इक्वेशंस को अगेन सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, V2 की वैल्यू, M1 और M2 की वैल्यू, सो इसमें आपके पास V1 प्राइम जो है दिस विल बी ज़ीरो, ठीक है, और V2 प्राइम जो है ये आपके पास V1 के बराबर हो जाएगा। मतलब कोलिजन के बाद M1 साहब जो है ये रुक जाएंगे और अपनी सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो M2 को हवाले कर देंगे। सो इस वजह से वो वेलोसिटी जो है वो उसकी फाइनल हो जाएगी। द सेम केस इसी तरह से अगर हम एक थर्ड कंडीशन में इसको पिक करें कि एक बहुत बड़ी बॉडी दूसरे किसी छोटे बॉडी से क्या करती है, कोलाइड करती है, और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ दैट M1 इज़ वेरी ग्रेटर दैन M2। तो ज़ाहिर है ये M1 M2 से इतना ज़्यादा है मैथ में कि मैं M2 की वैल्यू को नियरली ज़ीरो ले सकता हूँ, इसको इग्नोर कर सकता हूँ। और साथ में एक दूसरी भी कंडीशन हो कि जो M2 है वो इनिशियली एट रेस्ट है। सो इस सिचुएशन में जब हम रिज़ल्ट देखेंगे, उन्हीं इक्वेशंस में वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो आपके पास V1 प्राइम जो है वो V1 के ही बराबर रहेगा। इसका मतलब यह है कि M1 की अपनी वेलोसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो V2 प्राइम है वो 2V1 हो जाएगी, और ज़ाहिर है ये जो रिज़ल्ट है दैट विल अटेन द डबल ऑफ द वेलोसिटी विच वाज ऑफ द M1 बिफोर कोलिजन। और ये रिज़ल्ट भी आपको वहाँ से आराम से उन इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करके आप मालूम कर सकते हैं। फोर्थ जो हमारे पास केस यहाँ पर आ सकता है, फोर्थ केस इज़ अ वेरी स्मॉल बॉडी कोलाइड्स विद अ वेरी हेवियर बॉडी, और ज़ाहिर है इसमें फिर हम M को इग्नोर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को ज़ीरो कंसिडर कर लें। और एक और कंडीशन जो यहाँ पर हमने अप्लाई की थी कि V2 की वैल्यू ज़ीरो हो, सॉरी। सो यहाँ पर जो आपके पास कंडीशन होगी वो सिचुएशन इस तरह से आएगी कि V1 प्राइम जो है दैट विल बिकम V1 प्राइम आपके पास आएगा माइनस V1 के, ठीक है, रिबाउंड करेगा।
और V2 प्राइम जो है उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन सेम जैसे कि पहले थी, ज़ीरो थी। तो नॉर्मली ये वाली वो कंडीशन है जिसमें आप बॉल को दीवार की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, दिस इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल। सो बॉल और वॉल इंटरेक्शन है ये, ठीक है। तो बॉल जो है वो उसका मैस वॉल के मुकाबले में बहुत कम है। इसी तरह से अगर हम किसी बहुत ज़्यादा हेवी बॉडी को लेकर जाते हैं और उसको छोटी बॉडी से टकराते हैं तो ये थर्ड वाला केस है। सो ये जो हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन आती है इसमें हमारे जो सारे चारों के चारों केसेस हैं मुख्तलिफ़ कंडीशंस में हमारे पास आ जाते हैं। और यहाँ पर जनरली हमारे पास जो कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन, उसकी जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, और ज़ाहिर है वो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हमें हमेशा किस फॉर्म में नज़र आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ V1 प्राइम और V2 प्राइम। तो उसको हमने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पर देख लिया है। आई होप सो कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होंगी क्वेश्चंस के रिलेटेड या मोमेंटम के कंजर्वेशन के रिलेटेड, जैसे कि हमने इलास्टिक कोलिजन या इन इलास्टिक कोलिजन में यहाँ पर मेंशन किया है, वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर ऐसे कोई इश्यूज़ हैं जो आपको तंग करते हैं, आपको उसमें समझ नहीं आई, सो आप कमेंट सेक्शन में उस पर डिस्कशन कर सकते हैं ताकि उसको फर्दर क्लैरिफाई किया जा सके। वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। थैंक यू।